नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कहानीकार हरि भटनागर की कहानी ग्रामोफोन पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद और अमरकांत की कथा परंपरा के वाहक तथा रचना समय के संपादक हरि भटनागर हिंदी कथा साहित्य में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी कहानी ग्रामोफोन निम्न वर्गीय जीवन के जाफर मियाँ के द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व, प्रेम, मित्रता, उनके साथ हुए अन्याय, अपमान का जीवंत प्रमाण है। कथाकार हरि भटनागर की विशेषता है कि वे अछूते विषय को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त करते हैं और उनकी संवेदना प्रायः निम्न, मध्यम और मेहनतकश वर्ग के प्रति अधिक दिखलाई पड़ती है। इस कहानी में मुख्य पात्र जाफर मियाँ का संघर्ष और स्वभाव हमारे सम्मुख एक सच्चाई की तरह प्रस्तुत होता है। कहानी के तत्वों के आधार पर ग्रामोफोन कहानी का विश्लेषण इस प्रकार है। नंबर 1, शीर्षक। इस कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, रोचक तथा कथानक से संबंधित है। शीर्षक पढ़ते ही पाठक के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यह ग्रामोफोन ही कहानी की घटना को गति देता है, अतः यह एक उपयुक्त शीर्षक है। नंबर 2, कथा वस्तु। कहानी का कथानक संक्षिप्त, सरल तथा रोचक है। कहानी के मुख्य पात्र जाफर मियाँ पूरे मोहल्ले में शहनाई बजाने के लिए मशहूर थे। वैसे जाफर मियाँ का मुख्य काम दर्जीगिरी का था, लेकिन जब वे शहनाई बजाने बैठते तो उनका दोस्त शंभू साथ देने के लिए ढोल बजाता था। सवेरे शहनाई और ढोल ना बजे तो मोहल्ले के लोगों की आंखें ना खुलती थी। कहा जाता था कि शहनाई का ऐसा बजैया और ढोल का ऐसा पिटैया पूरे कस्बे में क्या, दूर दूर के इलाके में दूसरा ना था। लेकिन लंबे समय से ना शहनाई बजी थी ना ढोल, क्योंकि जाफर मियाँ बहुत अधिक गमगीन थे। इसलिए उन्होंने सब काम धंधा छोड़ दिया था। ना किसी से बोलते ना बतियाते। लोग कहते उनके दिमाग पर असर हुआ है, पर शंभू जानता था कि जाफर मियाँ को सदमा लगा है। यह सदमा जाफर मियाँ के सुनार दोस्त कुंदन शाह, जो उनके घर के ठीक सामने रहता था, द्वारा उन्हें मिला था। जाफर मियाँ ने चोरी के डर से अपनी बेटी के शादी के जेवर और नकदी कुंदन शाह की तिजोरी में रखवा दिए थे, ताकि उसके पास सुरक्षित रहे और निश्चिंत हो गए। मगर जब बेटी की सगाई हुई और वे जेवर और नकदी लेने गए तो कुंदन शाह ने साफ इनकार कर दिया कि उसके पास उसने कभी कुछ रखा ही नहीं है। जाफर मियाँ चीखे चिल्लाए, लड़े झगड़े, इंसाफ के लिए गुहार लगाई, पर कुछ भी नहीं हुआ। बद्दुआ भी दी कि उसका सब कुछ खाक में मिल जाएगा, पर कुंदन शाह पर कोई असर नहीं हुआ। वह दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा था। जाफर मियाँ के लिए यह सब तकलीफ़दायक था। एक दिन इक्के पर लाउड स्पीकर में फिल्मी गाना कान फोड़ आवाज़ में बज रहा था। इससे जाफर मियाँ बहुत बेचैन हो गए, पर एकाएक उनके दिमाग में कोई बात आई और वे मुस्कुरा उठे। उन्होंने घर के कूड़े कबाड़े में से ग्रामोफोन खोज कर निकाला और उसे ठीक करने लगे। बीबी ने जब पूछा कि ग्रामोफोन का क्या करोगे, तो जवाब दिया कि आग बरसाएंगे। ग्रामोफोन ठीक ना होने पर अपने दोस्त दीना के पास ठीक कराने ले गए और अपने ऊपर हुए जुल्म का बयान किया। दीना ने उन्हें ग्रामोफोन की जगह एक टेप रिकॉर्डर और एक बड़ा सा लाउड स्पीकर दिया। उसे लेकर वे घर आए और तेज आवाज़ में गाना मोहल्ले में बजा दिया। तीखी आवाज़ में उसका गाना सुनकर कुंदन शाह बौखला गया। उसे लगा कि यह उसे तंग करने के लिए किया जा रहा है। सारी रात वह सो ना सका और करवटें बदलता रहा। सवेरे उठने पर उसकी बेचैनी बढ़ गई। दिमाग की नसों में तनाव आ गया था। उसने मोहल्ले वालों से अपने ऊपर होने वाले जुल्म की शिकायत की। जाफर मियाँ बेहद खुश थे। उनका निशाना सही जगह पर लगा था। 2-4 रोज कुंदन शाह नहीं दिखा। जाफर की बीबी बाजार से लौटी तो बताया कि कुंदन शाह बिस्तरे पर पड़ा है। उसके सिर में बेपनाह दर्द रहता है। रात रात नींद नहीं आती। हर वक्त उसे लगता है कि बड़ी बड़ी
टीन की चादरें, बड़े बड़े ड्रम कोई छत पर पटक रहा है। जाफर मियाँ कुटिलता से मुस्कुराए और बाहर आकर खड़े हो गए। जिसने उन्हें बर्बाद किया था उससे बदला लिए बिना उन्हें चैन नहीं था। इसी बीच एक रिक्शा कुंदन शाह के दरवाजे पर रुका। एक औरत एक बीमार से गंदे मुचमुचे कपड़ों में लिपटे आदमी को संभालती ला रही थी। यह आदमी कोई और नहीं कुंदन शाह था। उसके चेहरे पर पीलापन था। कुंदन शाह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल की तथा 5-5 दिन बाद आने को कहा। 10 दिन बाद कुंदन शाह फिर डॉक्टर के पास गया। इस बार उसकी हालत पहले से ज़्यादा पस्त थी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है। कुंदन शाह ने कहा कि उसे रात रात भर नींद नहीं आती। कहीं यह उस दर्जी की कारस्तानी तो नहीं? उसी ने टेप बजा बजा कर मेरी तबीयत गड़बड़ की। कुंदन की बीबी बोली, दिन रात बाजा आग की तरह फूके रहता है। डॉक्टर गुस्सा कर बोला कि आप पागल हो गए हैं, चले जाइए यहाँ से। जब कुंदन शाह डॉक्टर के यहाँ से लौटा तो रिक्शे से उतरते हुए सीट से ज़मीन पर आ गिरा। जाफर मियाँ टेप रिकॉर्डर परे करते हुए तेजी से दौड़े। कुंदन शाह के माथे पर हाथ फेरा, लोटे में पानी लाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। कुंदन शाह ने आंखें खोलकर बुदबुदाया, जाफर भाई, और जाफर की आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद जाफर मियाँ शहनाई बजा रहे थे और शंभू ढोल बजाता निकला। जाफर मियाँ की बीबी अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी। यही कहानी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार कहानी का कथानक दिल को छू लेने वाला है। नंबर 3, पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। कहानी के मुख्य पात्र जाफर मियाँ और कुंदन शाह है। जाफर एक दर्जी है और शहनाई बहुत अच्छी बजाता है। कुंदन शाह एक सुनार है। उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता एवं प्रेम था, पर कुंदन शाह के धोखा देने पर यह मित्रता शत्रुता एवं घृणा में परिवर्तित हो गई। कहानी में कथाकार ने अमीर गरीब मित्रों के नैसर्गिक चरित्र एवं प्रेम तथा घृणा की 2 प्रवृत्तियों को अच्छे से उकेरा है। इसकी पात्र योजना सजीव है। जाफर मियाँ इतना सजीव पात्र है कि वह घर या पड़ोस का यथार्थ पात्र लगता है। पाठक उसकी कहानी को पढ़ते हुए स्वयं को उसके सुख दुख, जय पराजय और प्रेम घृणा में सम्मिलित पाता है। इसके अलावा शंभू, दीना, जाफर एवं कुंदन शाह की बीबी पात्र कहानी में उपस्थित होते हैं। शंभू एवं दीना जाफर के मित्र हैं। शंभू ढोल बजाता है और दीना ग्रामोफोन, लाउडस्पीकर आदि ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा डॉक्टर और रिक्शा वाला अन्य पात्र भी हैं। सभी पात्रों का चरित्र चित्रण सजीव एवं यथार्थवादी है। नंबर 4, कथोपकथन या संवाद योजना। कहानी की संवाद योजना संक्षिप्त, सीमित एवं पात्रानुकूल है। संवाद कहानी का प्राण तत्व है। संवाद योजना द्वारा ही कथानक को गतिशीलता प्राप्त होती है और पात्रों के चरित्र का चरित्रांकन सक्षम हो पाता है। कहानी की संवाद योजना स्वाभाविक, प्रभावशाली, मर्मस्पर्शी है। उनके द्वारा कहानी का रहस्योद्घाटन होता है। जाफर मियाँ और उनकी बीबी के मध्य की संवाद योजना जाफर मियाँ की मना स्थिति, मनोभावों को पूर्णतः स्पष्ट करती है। एक उदाहरण देखिए। किसी वैद्य हकीम को क्यों नहीं दिखाता? जाफर मियाँ ने संजीदगी ओढ़ते हुए कहा। मुए ने जैसा करा है वैसा तो भरेगा, इसमें वैद्य हकीम क्या कर लेंगे? वैद्य हकीम तकलीफ की दवा देंगे। जाफर मियाँ कुटिलता से मुस्कुराए। तुम जाकर कहो ना कि इलाज कराए। हाँ, मैं कहूँगी, उस कमीन मुँहजले से, बीबी ने कुड़ कर कहा। मर जाए तो अर्थी पर थूकूं तक नहीं। ये दर्द क्यों हो गया उसे? जाफर मियाँ ने निहायत ही संजीदा होकर पूछा। पता नहीं, पान की पीक थूकते हुए उन्होंने कहा। भाड़ में जाए। यकायक उन्होंने आंखें गोल करके पूछा, तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। कुछ भी हो, आखिर अपना पुराना दोस्त ही तो है। उन्होंने बीबी को बहकाना चाहा। बीबी यकायक भावुक हो गई, बोली, यह तो मैं भी सोच रही थी। पूरी रात तो नहीं, इतना जानती हूँ कि उसे नींद नहीं आती। रात रात जागता रहता है। हर वक्त उसे लगता है कि बड़ी बड़ी टीन की चादरें, बड़े बड़े ड्रम कोई छत पर पटक रहा हो। जाफर मियाँ मुस्कुराहट छिपाए उठे और बाहर आ खड़े हुए। जहाँ
तीखी आवाज़ के सिवा कुछ ना था। इस तरह संवाद योजना आकर्षक है। नंबर 5, देश काल एवं वातावरण। कहानी में देश काल एवं वातावरण का यथास्थान चित्रण किया गया है। इसमें अमीर एवं गरीब मित्रों की स्थिति एवं मनोभाव पूर्णतः प्रकट हुए हैं। जाफर मियाँ निम्न वर्गीय पात्र हैं। उनकी मना स्थिति, दुख, दर्द सभी कुछ कहानी में प्रकट हुआ है। कहानी की शुरुआत ही जाफर मियाँ के गमगीन होने से होती है। बाद में जाफर मियाँ के घर के वातावरण एवं मोहल्ले के वातावरण से निम्न मध्यम वर्गीय गरीब परिवार की स्थिति का परिचय मिलता है। जैसे एक उदाहरण देखिए। गली में अंधेरा छाया था, मच्छर कानों से टकरा रहे थे। किसी किसी घर के लोगों के खांसने, बोलने, बतियाने और बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं। कोई कुत्ते को दुरदुरा रहा था। सुभावन के घर का पल्ला शायद खुला था, जिसमें लालटेन की पीली मरी सी रोशनी सड़क पर पड़ी थी। लोगों के पास पानी भरने की भी सुविधा नहीं है। जैसे एकाएक वह किसी पागल की तरह बड़बड़ाता हुआ फाटक का खटका सरका नल की ओर फुर्ती से बढ़ा, जहां पानी भरने वाले लोगों की भीड़ थी। वातावरण एवं देश काल का ऐसा स्वाभाविक चित्रण आँखों के समक्ष दृश्य को मूर्तिवत कर देता है। इस प्रकार उचित वातावरण के सृजन द्वारा कहानीकार ने कहानी को वास्तविकता के निकट ला दिया है। डॉक्टर तथा कुंदन शाह का चेकअप करना भी अत्यंत स्वाभाविक, सजीव, यथार्थवादी वातावरण को प्रकट करता है। नंबर 6, भाषा शैली। कहानी का भाषा शिल्प सौंदर्य समृद्ध है। कहानी में तत्सम, तद्भव, देशज, अंग्रेजी, अरबी, फारसी के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे अदृश्य, आश्चर्य, क्रोध, सुनार, खूंटी, कनस्तर, खाट, लालटेन, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर, डॉक्टर, कंपाउंडर, सजा, गमगीन, अफसोस, इंसाफ, रहम, जश्न, दर्द आदि। कहानी में पुनरुक्त शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे दूर दूर, रात रात, झर झर, अभी अभी आदि। इस कहानी में मुहावरे कहावतें भी दर्शनीय योग्य हैं, जैसे टस से मस ना होना, हजम नहीं होना, खाक में मिल जाना, दुम दबाए, खुशी से फूले नहीं समाना, आंखें गीली होना, जैसा करेगा वैसा भरेगा, भाड़ में जाए, हालत पतली होना आदि। कहानी में भावात्मक तथा अलंकारिक शैली के दर्शन होते हैं, जैसे सिकुड़न बासी मूली जैसी थी, किसी कटे पेड़ की तरह फड़फड़ाते होठों से आदि। मुस्लिम रीत रिवाज का भी वर्णन हुआ है, जैसे ऐसा भी लगता जैसे करोड़ों की तादाद में मुसलमान हाय हसन करते हुए छाती पीट रहे हों। इस प्रकार कहानी की भाषा शैली आकर्षक है। नंबर 7, उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी उद्देश्य प्रधान है। इसमें एक निम्न वर्गीय पात्र के साथ हुए अन्याय को चित्रित कर उसके लिए बदला लेने हेतु उद्धत होने और किसी व्यक्ति के जान पर बन जाने तथा फिर अपनी गलती का एहसास होने का वर्णन कहानीकार ने किया है। कुंदन शाह और जाफर मियाँ दोनों का ही हृदय परिवर्तन होता है। जहाँ कुंदन शाह फड़फड़ाते होठों से जाफर भाई बोलते हैं, वहीं जाफर मियाँ की आंखों से मित्र के लिए झरझर आंसू बह निकलते हैं। लीलाधर मंडलोई के शब्दों में यह कहानी पूंजीवादी मनुष्य और परंपरा से प्राप्त नैतिक मानवीय मनुष्य की लगभग अंतिम उपस्थिति को संकेतित करती हुई एक अयाचित बदलाव को कामयाब ढंग से प्रकाशित करती है। अतः कहानी उद्देश्यपरक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामोफोन कथाकार हरि भटनागर की एक विशिष्ट कहानी है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।